कल हम लोग बात कर रहे थे समरूप तथ्यों के साक्ष्य कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य कब सुसंगत होगा और कब सुसंगत नहीं होगा, इस पर बात हो रही थी। और हम लोगों ने कहा था कि 1872 से भी पूर्व हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक मामला डिसाइड किया था, मेकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। यह मामला डिसाइड हुआ था और इस मामले में कुछ अपवाद यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिए इस बात के कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य यह ग्राह्य नहीं होना चाहिए। सामान्य नियम तो यही था कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि समरूप तथ्यों के साक्ष्य से अभियुक्त के बुरे शील का पता यह लगता है न्यायाधीश को, और ऐसी दशा में न्यायाधीश यह अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्वाग्रह या कोई पूर्व धारणा यह बना सकता है और वो एक रेडीमेड निष्कर्ष यह भी दे सकता है कि अभियुक्त दोषी है। इसलिए सामान्य नियम यही था कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य अग्राह्य होगा, लेकिन कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस ये इस मुकदमे में स्वीकार किए गए, और कुछ एक्सेप्शंस इस मुकदमे में स्वीकार हो जाने के कारण जब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना तो इस मुकदमे में जो एक्सेप्शन स्वीकार हो गए उनको ही हमारी विभिन्न धाराओं में, यानी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं में स्थान ये मिल गया। और किन किन धाराओं में स्थान मिला उसकी चर्चा कल हुई। सेक्शन 9 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वो कहती है कि व्यक्ति की या वस्तु की अनन्यता अगर यह प्रश्नगत हुई है तो ऐसा प्रत्येक तथ्य, भले ही वो समरूप तथ्यों का ही साक्ष्य क्यों ना हो, लेकिन ऐसा प्रत्येक तथ्य जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को स्थापित कर सकता है उसका साक्ष्य ग्राह्य होगा। जब तथ्य ऐसे हो जाए कि वे विवादित तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाने लगे तो भले ही वो समरूप तथ्यों का साक्ष्य हो, ग्राह्य होगा। जब समरूप तथ्यों का साक्ष्य धारा 16 के अर्थ के अंतर्गत अभियुक्त के मन की दशा की सूचना इसे देना प्रारंभ कर दे तब समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य होगा। और समरूप तथ्यों का साक्ष्य जो समरूप घटना के स्वरूप में भी हो सकता है वह तब भी ग्राह्य हो सकता है जब कार्य आकस्मिक है या साक्ष्य है, ठीक है, या कार्य विशिष्ट आशय या विशिष्ट ज्ञान से किया गया था। इसे जानने के लिए यह विचारण ये चल रहा हो तब भी समरूप तथ्यों का साक्ष्य जो समरूप घटनाओं में मिल रहा है उसका साक्ष्य ये ग्राह्य हो जाएगा। अंतर इतना कि धारा 15 में समरूप घटनाओं के साक्ष्य को, ठीक है, ग्राह्य किया, और ये धाराएं समरूप तथ्यों और समरूप घटनाओं दोनों के साक्ष्य को ग्राह्य करना है, क्योंकि समरूप घटना भी अपने में एक तथ्य है, जबकि एक तथ्य अपने में संपूर्ण घटना हो यह जरूरी नहीं। तथ्य सिंगल भी हो सकता है लेकिन घटना, ठीक है, ये तथ्यों का संग्रह ये होती है। ये सारी चीज हम लोगों ने देखी। आप धारा 16 इस पर बात होनी। धारा 16 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम और धारा 14 वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये सेक्शन चूंकि सच कंटिन्यू ये नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी हो गए, इसलिए सारी बातें ये वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में भी
ये सही और सच है, क्योंकि कोई बदलाव भाषा में, कोई बदलाव किसी चीज में ये हुआ ही नहीं। वो एज सच कंटिन्यूएशन में चीजें चली आ रही। इसलिए पुराना भारतीय साक्षरता नियम धारा 16 और वर्तमान भारतीय साक्षरता नियम धारा 14 यह कहता है कि अगर प्रश्न यह हो कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया था या नहीं, तब कारावार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता था सुसंगत है। सुसंगत हमने पहले भी कहा, लगातार बोल रहे हैं कि सुसंगत ऐसे तथ्य को कह रहे हैं जो विवादित तथ्य से इस प्रकार संबंधित कि विवादित तथ्य के अस्तित्व के संबंध में, ठीक है, कुछ ना कुछ अनुमान ये आपको अवश्य दे रहा है। ये एक ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को परिस्थितियों का साक्ष्य यह भी कहा जाता है। सुसंगत तथ्य जितने घोषित किए गए, चाहे वे हेतु हो, चाहे तैयारी हो, चाहे आचरण हो, चाहे प्रसंग हो, चाहे हेतुक हो, चाहे परिणाम हो, चाहे व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को स्थापित करने वाले तथ्य हो, ये सारे के सारे अपने में परिस्थितियां, अपने में सर्कमस्टांस ये भी है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम होगा तो वो काम कुछ परिस्थितियों से गुजर कर होगा, कुछ परिस्थितियां अवश्य होंगी, तभी कोई काम ये किया जा सकता है। या यूं कहें कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ परिस्थितियों का होना ये जरूरी है, और किसी भी काम के हो जाने के बाद कुछ परिस्थितियां निर्मित होंगी ही होंगी। आप कोई भी काम करें तो उस काम के परिणाम के रूप में एक परिस्थिति दिखाई देगी। आप कोई भी काम करें, उस काम के कारण के रूप में एक परिस्थिति आपके पास मौजूद होगी। आप कोई भी काम करें, उस काम के अवसर के रूप में एक परिस्थिति आपको उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा वो काम आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक अवसर नहीं है तब तक वो काम कर कैसे लेंगे? और वो अवसर आपको उपलब्ध था, इसका साक्ष्य कोई भी दे पाएगा। हां, यह संभव है कि काम को करते हुए तुम्हें कोई ना देख पाए, लेकिन कारण तुम्हें उपलब्ध था, ये लोगों की जानकारी में हो गई होगा। हां, संभव यह भी है कि अवसर और कारण तुम्हें उपलब्ध थे, यह भी लोगों को पता है, और लोगों ने तुम्हें काम करते देख लिया, यह भी सही है। ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको काम करते हमेशा लोग देख लें, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि काम आप छुपकर यह भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों के मद्देनजर भारतीय साक्ष्य नियम इसमें यह कहा गया कि या तो आप सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देंगे, इन्हीं परिस्थितियों का साक्ष्य देंगे, और या फिर विवादित तथ्यों, ठीक है, यानी जो काम आपके ऊपर करने का आरोप ये लगा हुआ है उसको करने का साक्ष्य, ठीक है, ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। दोनों में से कम एक ये जरूर आना चाहिए। हां, दोनों आ जाए तो बहुत अच्छी बात। तो जब प्रश्न ये हो रहा है कि कोई प्रश्नगत काम, कोई काम आपने किया, कहता है, जबकि प्रश्न ये है कि कोई कार्य, ठीक है, क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया है, प्रश्न ये है। यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष विचारित हो रहा है कि क्या कोई विशिष्ट काम, ठीक है, यह किया गया है, और उस काम को करने के विभिन्न चरण हैं। वो काम डायरेक्टली किया ही नहीं जाता है,
उस काम को करने के विभिन्न, ठीक है, स्टेजेस हैं। कई स्टेजेस से गुजर के वो काम होता है। तो प्रत्येक स्टेज का अस्तित्व ये सुसंगत तत्व है, क्योंकि प्रत्येक स्टेज का अस्तित्व ये एक ऐसी परिस्थिति है जो इस बात का साक्ष्य उपलब्ध करा रही है कि संबंधित काम किया गया होगा, अन्यथा उस काम को करने के लिए जो परिस्थिति अस्तित्व में आती है, उस परिस्थिति को अस्तित्व में लाने का जस्टिफिकेशन, औचित्य यही क्या है। दृष्टांत मामले को एकदम क्लियर करता है। दृष्टांत कहता है कि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया है। यह तथ्य है कि कारावार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे, और वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था। हमारे साथ ये अक्सर होता है। मालूम पड़ा बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है, अब थाने से कमेंट ये आने हैं। थाने का सिपाही यानी पैरोकार वो बड़ी आसानी से देता है, हमें एप्लीकेशन ही नहीं मिली, हमें तो कॉपी नहीं मिली। और तब हम उससे सवाल करते हैं कि ये बताओ, जो मूल कॉपी का मतलब यह हुआ कि मूल तो न्यायालय में है, उसकी कॉपी आपको दी गई है कि इस पर कमेंट लेके आओ, और मूल पर हम हमेशा लिखते हैं कि श्रीमान जी प्रति प्राप्त और श्रीमान जी प्रति प्राप्त नहीं। तो श्रीमान जी प्रति प्राप्त यह हमने लिख दिया है, तो कॉपी क्या हमने फाड़ के फेंक दी। और इससे पूर्व जितने मामलों में लिखा गया कि श्रीमान जी प्रति प्राप्त, उन सभी मामलों में तुम्हें कॉपी मिली, ये तुम स्वीकार करते हो। तो इस विशेष मामले में ऐसा क्या है कि इस पे ये लिखा हुआ है कि श्रीमान जी प्रति प्राप्त, और तुम कहते हो कि कॉपी मिली नहीं। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, जबकि प्रश्न यह है कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया। किस प्रकार के कामों के बारे में बात हो रही है धारा में, यह दृष्टांत से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे काम के बारे में बात हो रही है जिस काम को करने के लिए कारोबार का एक अनुक्रम, एक कोर्स ऑफ बिजनेस ये अडॉप्ट किया जाता है। एकदम वो काम नहीं किया जाता। ठीक, ऐसे कामों के बारे में सेक्शन 16 बात कर रहा है जो एक कोर्स ऑफ बिजनेस में किए जाते हैं। जैसे यह प्रश्न है कि कोई पत्र क्या भेजा गया था। अब पत्र भेजा गया, इसका तो कोई साक्ष्य, ठीक है, क्योंकि जिसे मिलना था वो तो कहता हमें मिला नहीं। लेकिन यह भी संभव है कि भेजा गया हो किंतु ना मिला हो, यानी डाक विभाग ने खो दिया, और यह भी हो सकता कि भेजा ही ना गया हो। और पत्र के भेजे जाने के आधार पर संविधाएं निर्मित हो सकती हैं, और संविधाओं के निर्माण के आधार पर पक्षकारों के सकारात्मक अधिकार और कर्तव्य ये उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना, और वे अधिकार और कर्तव्य हैं लाखों रुपए से और करोड़ों रुपए से संबंधित ये हो सकते। तो इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पत्र भेजा गया या नहीं भेजा गया, क्योंकि डाक द्वारा, ठीक है, प्रस्थापना का प्रतिग्रहण ये अगर किया गया है तो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसकी धारा 4 वो क्या कह रही है कि प्रतिग्रहीता ने जैसे ही
प्रतिग्रहण का पत्र ये डाक में इस प्रकार रखा कि उसका वापस लिया जाना स्वयं प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो गया, प्रस्थापक के विरुद्ध तत्क्षण संविदा पूर्ण हो गई है। यद्यपि प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संविदा अभी पूर्ण नहीं हुई है, प्रतिग्रहिता के विरुद्ध यह संविदा तब पूर्ण होगी जबकि पत्र प्रस्थापक के, ठीक है, यानी प्रतिग्रहण का पत्र यह प्रस्थापक को प्राप्त हो जाए। यानी अगर पत्र बीच में खो जाए और यह प्रस्थापक को कभी प्राप्त न हो तो प्रतिग्रहिता तो जब चाहे तब संविदा का प्रवर्तन यह प्रस्थापक के विरुद्ध यह करा सकता है क्योंकि उसके विरुद्ध संविदा पूर्ण है। लेकिन प्रस्थापक अगर चाहे तो प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संविदा का प्रवर्तन नहीं करा पाएगा। और यह स्थिति कितनी लाभदायक या अलाभदायक स्थिति को पैदा करेगी, इसे जरा इस संदर्भों में सोचें कि प्रस्थापक इसका एक बेकार जमीन का टुकड़ा, बेकार जमीन का टुकड़ा मीनिंग देयर बाय, वो ऐसे स्थान पर है जहां जमीन की कोई कीमत नहीं है। उसने किसी को बहुत कम कीमत में वो जमीन बेचने की डाक से प्रस्थापना कर दी और प्रतिग्रहिता ने डाक से ही प्रतिग्रहण किए जाने की सूचना जो प्रेषित कर दी। जैसे ही प्रतिग्रहिता ने अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में इस प्रकार रखा कि वह उसकी शक्ति से बाहर हो गया, यानी उसे वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो गया, वैसे ही प्रस्थापक के विरुद्ध संविदा तो पूर्ण हो चुकी है और प्रतिग्रहिता ये अब संविदा का प्रवर्तन ये करा लेने की हैसियत में आ गया क्योंकि संविदा पूर्ण है और पत्र खो गया, ये कभी नहीं मिलेगा। इसी बीच गंगा एक्सप्रेस वे ये निकल गया उसी जमीन के पास, उसी जमीन के पास से गंगा एक्सप्रेस वे ये निकल गया। अब वो जो जमीन है जो अब तक किसी कीमत की नहीं थी वो अब करोड़ों की हो गई। अब प्रतिग्रहिता चाहेगा ये जमीन हमें मिले और प्रस्थापक चाहेगा कि इस संविदा से बाहर आने का कोई मार्ग ये हमें मिले। और महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या संविदा पूर्ण हुई, अब प्रस्थापक बताएगा नहीं और प्रस्थापक के पास बताने को कुछ है भी नहीं क्योंकि वाकई पत्र उसे नहीं मिला। और लेकिन उसका दावा यह है कि प्रतिग्रहिता ने कोई पत्र डाला ही नहीं था क्योंकि अगर वो ये साबित कर दे कि प्रतिग्रहिता ने डाक में इनफैक्ट कोई पत्र डाला ही नहीं है तो प्रतिग्रहिता जमीन का अधिकारी है ही नहीं। कहां है जमीन का अधिकारी? भाई प्रतिग्रहिता जमीन का अधिकारी तो तब है जब संविदा पूर्ण हुई हो और संविदा पूर्ण तब है जब उसने प्रतिग्रहण का पत्र इस प्रकार डाक में रखा हो कि उसका वापस लिया जाना स्वयं उसकी शक्ति से बाहर यह हुआ हो, ठीक है ना। और अगर यह साबित हो कि उसने डाला ही नहीं तो फिर संविदा का गठन हुआ ही नहीं क्योंकि फिर प्रतिग्रहण नहीं है और जो प्रतिग्रहण नहीं तो वचन इसका कोई प्रश्न उठता ही नहीं।
तो प्रस्थापक तो हर चंद कोशिश करेगा कि वो ये साबित कर दे कि प्रतिग्रहण हुआ ही नहीं था, अर्थात डाक में पत्र डाला ही नहीं गया। अच्छा, संभव यह भी है कि प्रतिग्रहिता ने वाकई डाक में कोई पत्र डाला ही ना हो, ठीक है ना, और जैसे ही गंगा एक्सप्रेस वे निकला वैसे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने डाला था, इन्हें ना मिला तो हम क्या करें, डाक विभाग ने खो दिया। कानूनन तो संविदा हो ही गई और न्यायालय के समक्ष दिक्कत यह होगी कि न्यायालय पत्र के रखे जाने के समय वहां मौजूद थोड़ी होगा। यानी हमने, ठीक है, तथ्य स्थिति का चित्र खींचकर आपको यह समझाने की कोशिश की है कि किसी पत्र का डाक में डाला जाना ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर पक्षकारों के अरबों रुपए के अधिकार, ठीक है, ये निर्भर कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण स्थिति है। अब एक पक्ष डिनाइल करेगा, यह अलग बात है कि यह साक्ष्य अधिनियम आदमियों के निजाम को चलाने के लिए बनाया गया है और आदमियों के निजाम को चलाने के लिए बनाए जाने के कारण इसे जितनी सावधानी के साथ बनाया जा सकता है, यह उतनी सावधानी के साथ बनाने के बाद भी परफेक्ट नहीं है। मतलब हम यह गारंटी नहीं कर सकते कि इससे जो कुछ साबित होकर आएगा वो वाकई सच ही साबित होकर आएगा, यह हम गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि मानवीय, ठीक है, कृत्य का परिणाम है और मानवीय कृत्य एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसमें कमी, परफेक्ट कौन है, परफेक्ट तो भगवान है। लेकिन फिर भी जहां तक कोशिश हो सके वहां तक हमें निजाम को ठीक ढंग से चलाने की कोशिश ये करनी चाहिए। ये सही है कि पत्र इसने कभी ना डाला हो, फिर भी चतुर चालाक साक्षियों के द्वारा ये साबित कर दे कि हमने इन्हें पत्र डालते देखा था, ठीक है। अब यह भी हो सकता है कि जब इसने पत्र डाला हो कोई वहां हो ही ना, तो डालते तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन सही बात यह है कि इसने पत्र उस स्थान पर रख दिया था जहां अक्सर ये पत्र रखता था, वे जो इसके नौकर के द्वारा पोस्ट ऑफिस में डाले जाते थे, ठीक है। तो अगर वहां पत्र इसने रखा था तो डल गया होगा, और अगर यह भी हो सकता है इसने कतई ना रखा हो लेकिन झूठ बोलता हो, तो देखिए कानून वहीं तक कोशिश कर सकता है कि सच्चाई सामने आए, जहां तक ऐसा किया जाना संभव है। कानून की हर चंद कोशिश के बाद भी ऐसा हो सकता है कि किसी मामले में सच साबित न हो पाए, लेकिन सच साबित करने के जितने तरीके हो सकते हैं सबको कानून में अपनाया जाता है, और सबको कानून में अपनाने का जो प्रभाव और परिणाम है वही इस सेक्शन में दिखाई देता है कि आप सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य भी देंगे और आप विवादित तथ्यों का भी साक्ष्य देंगे, क्योंकि विवादित इन्हें अस्तित्व में आते हो सकता किसी ने देखा ही ना हो, इसीलिए कुछ तथ्यों को सुसंगत घोषित किया कि भले ही विवादित तथ्यों को अस्तित्व में आते कोई ना देखे, लेकिन सुसंगत तथ्य ऐसे हैं जिन्हें अस्तित्व में आते तो कोई ना कोई देखेगा ही। और यह भी हो सकता है कि कोई इतनी सफाई से झूठ बोल जाए कि वास्तव में न तो उसने सुसंगत तथ्यों को अस्तित्व में आते देखा हो और न विवादित तथ्यों को कुछ भी न देखा हो, लेकिन फिर भी न्यायालय के समक्ष
सफलतापूर्वक वो ये साबित कर दे, तो फिर ऐसी दशाओं में कुछ हो भी नहीं सकता, फिर क्या कर ले। लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है कि चीजों को न्यायालय के समक्ष ठीक ढंग से ले आया जाए, और इस कोशिश को करते हुए धारा 16 ये कह रही है पुराने अधिनियम की, और वर्तमान अधिनियम की धारा 14 वो ये कह रही है कि जब कभी किसी विशिष्ट कार्य का किया जाना सुसंगत हो, और ये विशिष्ट कार्य किस प्रकार का है, पत्र के डाले जाने जैसा, ठीक है। जब किसी विशिष्ट कार्य का किया जाना, ठीक है, ये विनिश्चित होना हो, तब उस विशिष्ट कार्य को अगर कई, ठीक है, स्टेजेस में, यानी कारोबार के एक अनुक्रम है, एक बिजनेस ऑफ कोर्स है, उसके अंतर्गत किया जाता है कि पहले एक काम किया जाता है, फिर एक काम किया जाता है, और फिर अल्टीमेटली वो विशिष्ट काम जिसका किया जाना या जिसका न किया जाना ये प्रश्नगत किया गया है, वो काम अंततः किया जाता है। तो भले ही उस अंततः होते हुए काम को कोई न देखे, लेकिन अगर उन अनुक्रमों को, कारोबार के उन अनुक्रमों को, यानी उन स्टेजेस को अस्तित्व में आते ये किसी ने देखा है, तो उसका साक्ष्य ये दिया जा सकेगा, वह सुसंगत होगा, निश्चायक नहीं। क्योंकि ये हो सकता है कि स्टेजेस में, ठीक है, आप लाए हो, आपने पत्र को उस स्थान पर रखा हो ताकि लोग आपको रखते हुए देख लें, और बाद में आपने उठा लिया हो, ये भी संभव है भाई, ये भी तो संभव है कि एक विशिष्ट पत्र का भेजा जाना, इसको प्रश्नगत ये किया गया, इसका साबित होना, इसका प्रयास ये लगातार हो रहा है कि इसे साबित किया जाए, ठीक है, विशिष्ट पत्र भेजा गया। तो या तो विशिष्ट पत्र भेजते हुए किसी ने देखा हो, अगर ऐसा है तो सबसे अच्छा है, तब तो सीधे विवादित तथ्य उसी का साक्ष्य मिल गया, और विवादित तथ्य का साक्ष्य ये आप दे सकते हैं। अब उस समय कोई था ही नहीं, जिस समय प्रश्नगत पत्र भेजा गया, तो अब सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य ये दिया जाएगा। सुसंगत तथ्य ये भी हो सकते हैं कि उस विशिष्ट काम को, अर्थात उस पत्र को भेजे जाने से पहले कारोबार के साधारण अनुक्रम में कुछ और काम वो भी किए जाते हैं, और कारोबार के उस अनुक्रम में वो पत्र विभिन्न हाथों से गुजरते हुए अंततः ये डाला जाता हो। तो भले ही किसी ने डालते हुए नहीं देखा, लेकिन उन स्थानों पर रखते हुए अगर किसी ने देखा है, तो निश्चायक साक्ष्य न सही, लेकिन इसे सुसंगत होना चाहिए। निश्चायक तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ पत्र कहीं रख दिया गया, इससे उसका जाना असंदिग्ध रूप से साबित नहीं होता, इसलिए निश्चायक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सुसंगत अवश्य होना चाहिए। तो सुसंगति धारा घोषित कर रही है। धारा 16 कहती है पुराने अधिनियम के, नए अधिनियम की धारा 14 ये कहती है। जबकि प्रश्न यह है कि कोई विशिष्ट कार्य ये किया गया या नहीं किया गया, यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष। तो काराबार के हर उस अनुक्रम का साक्ष्य, यह काराबार के हर उस अनुक्रम का अस्तित्व
ये सुसंगत है कारावार के जिस अनुक्रम में उस विशिष्ट काम को किया जाता है। दृष्टांत कहता है कि जबकि प्रश्न यह है कि कोई पत्र ये भेजा गया था या नहीं, तो ये तथ्य सुसंगत है कि कारावार के सामान्य अनुक्रम में वह पत्र किसी स्थान पर रखा जाता था, किसी स्थान पर मीनिंग देरबाई, किसी ऐसे स्थान पर जहां से उठकर उसे डाक में ही डाला जाता था और वहां पर उस पत्र को रखा गया था। यह सुसंगत है। जब वहां रखा गया और सारे पत्र वहां से डाल दिए जाते हैं, तो आखिर इसमें कौन सी ऐसी विशेषता रही कि यह न डाला गया होगा? यद्यपि संभव है कि इसमें ही यह विशेषता रही हो, यह न डाला गया हो, क्योंकि अगर यह डाल दिया जाता तो तुम्हारे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव आता, इसलिए तुमने सबकी नजर बचाकर वहां से हटा लिया। ये दूसरी बात हो सकती, लेकिन वो भी सुसंगत, तो सुसंगत कम से कम इसको भी होना ही चाहिए। इसलिए जो होना चाहिए वो है कि कारावार के हर ऐसे अनुक्रम का अस्तित्व जिसमें वो काम किया जाता है वह सुसंगत है और उसका साक्ष्य ये दिया जा सकता है। खाखंड देखें, कहता प्रश्न ये है कि क्या एक विशिष्ट पत्र काको मिला? यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया, सुसंगत है। यद्यपि ठीक है कि डाक विभाग ऐसे हर पत्र को जो डिलीवर न होता हो, ठीक है, वापस नहीं करता, केवल रजिस्टर्ड डाक को ही, ठीक है, अनडिलीवर्ड रहने की दशा में वह प्रेषक को वापस करता है। केवल यह नियम रजिस्टर्ड डाक के संबंध में है और इसलिए मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, ठीक है, कि यह उपधारणा जो यहां धारा 16 में ठीक है लिखी हुई है, उपधारणा तो नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती उपधारणा धारा 114 जब आएगी पुराने अधिनियम की और नए अधिनियम की, ठीक है, कुछ कम हो सकती है। तो पुराने अधिनियम की धारा 114 में यह लिखा हुआ है कि अगर सम्यक टिकट लगाकर एक पत्र ये डाला गया है डाक खाने में, तो यह न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि वह पत्र संबंधित व्यक्ति तक पहुंच गया, इसीलिए पुनः प्रेषण केंद्र ने उसको वापस नहीं किया। यद्यपि संभव यह है कि डाकखाने ने वापस न किया हो, लेकिन इसके बाद भी उस तक न पहुंचा हो। और धारा 14 वर्तमान अधिनियम की, पुराने अधिनियम की धारा 16, इसके दृष्टांत खा में भी इसी प्रकार की बात लिखी है, ठीक है। और रजिस्टर्ड डाक ये शब्द का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा कि धारा 114 की उपधारणा को धारा 16 के दृष्टांत खा के साथ पढ़ना चाहिए और उपधारणा को तभी लागू करना चाहिए जबकि वह पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया और तभी उसे सुसंगत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में ग्राह्य यह किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इस सुझाव को मानने से इनकार किया है। क्यों? बेयर में रजिस्टर्ड शब्द नहीं लिखा है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, धारा 16 पुराने अधिनियम की और वर्तमान अधिनियम की धारा 14 दृष्टांत खा सीधे कहती है कि जबकि यह प्रश्न है कि क्या कोई विशिष्ट पत्र किसी व्यक्ति को मिला, तो अगर डाकखाने ने वापस नहीं किया और उसे सम्यक पता लिखकर सम्यक तरीके से डाला गया, तो धारा 114 पुराने अधिनियम की और पुराने अधिनियम की धारा 16 का दृष्टांत खा मिलकर यह अवधारणा पैदा कर सकते हैं
कि वह पत्र चाहे रजिस्टर्ड था या अनरजिस्टर्ड था, संबंधित व्यक्ति को मिला है, क्योंकि यह कारावार का अनुक्रम है धारा 16 के मुताबिक। और डाकखाना एक सरकारी विभाग है, वो अगर आपने सब कुछ ठीक किया है तो क्यों नहीं पहुंचा देगा। यद्यपि यह संभव है कि फिर भी ना पहुंचे जब सब कुछ ठीक किया जाए, क्योंकि सरकारी कामों में लापरवाही होती है। इसीलिए इस उपधारा को कहां पर वर्णित किया, पुराने अधिनियम की धारा 114, और जो हम वहां पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी जितना प्रासंगिक हुआ उसके मुताबिक यह बताना ठीक होगा कि धारा 114 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां जो उपधारणाएं लिखी हैं वे विधि की खंडनीय उपधारणाएं हैं। उपधारणा इसका मतलब यह होता है कि जिस तथ्य के संबंध में विधायी निर्देश यह है कि उस तथ्य की उपधारणा की जाए, न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा, ठीक है, जब तक कि वो ना साबित न किया जाए। ठीक है ना, उपधारणा का अर्थ ही है। लेकिन स्वयं उपधारणाएं भी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक विधि की उपधारणा और एक तथ्य की उपधारणा। विधि की उपधारणा क्या होती है, तथ्य की उपधारणा क्या होती है, यथा समय बताया जाएगा। विधि की उपधारणाएं भी दो प्रकार की है और तथ्य की उपधारणाएं भी दो प्रकार की। विधि की खंडनीय उपधारणा और विधि की अखंडनीय उपधारणा। तथ्य की उपधारणाएं भी दो प्रकार की, तथ्य की खंडनीय उपधारणा और तथ्य की अखंडनीय उपधारणा। यह समझने की भूल आप कतई नहीं करेंगे कि तथ्य की या विधि की अखंडनीय उपधारणा है तो उसे खंडित नहीं किया जा सकता। अखंडनीय उपधारणा का मतलब सिर्फ इतना कि जब तक खंडित न कर दी जाए तब तक न्यायालय के पास संबंधित तथ्य को साबित मानने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। और खंडनीय उपधारणा का मतलब सिर्फ इतना कि भले ही दूसरे पक्ष के द्वारा संबंधित तथ्य न साबित न भी किया जाए तो भी न्यायालय के पास विकल्प है कि वो चाहे तो आपसे उस तथ्य को साबित मानने की बजाय उस तथ्य के संबंध में अन्य साक्ष्य की मांग कर ले। यह फर्क है, ठीक है ना, खंडनीय और अखंडनीय के बीच। यह ऐसे नहीं है कि अखंडनीय खंडित नहीं हो सकती और खंडनीय ठीक है खंडित हो सकती है, ऐसे नहीं है। कानून के साथ दिक्कत यही है, कानून आप साधारण शब्दों में समझने लगते हैं तो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जैसे अक्सर एलएलबी का वायदा जब चलता है, उनका बेलेबल ऑफेंस बोले जिसमें बेल मिल जाए, बोले नॉन बेलेबल ऑफेंस बोले जिसमें बेल ना मिले। फिर पूछ दो कि कत्ल आपके हिसाब से नॉन बेलेबल है बेलेबल, तो वो कहेंगे कि नॉन बेलेबल क्यों। उनके हिसाब से नॉन बेलेबल और बेलेबल की जो क्लासिफिकेशन है वो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से नहीं है, उनकी अपनी धारणाओं के हिसाब से। तो उनकी धारणा ये कहती है कि कत्ल को नॉन बेलेबल होना ही चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कत्ल नॉन बेलेबल। फिर पूछो कत्ल में जमानत कैसे हो गई, तो रोज ही हो रही, तो उनका मुंह फैल जाता है और वे अपने ही समान मूर्खों से ये सवाल करते हैं और फिर वे मूर्ख उन्हें ये बता देते हैं कि जो लिखा है वो चलता नहीं है। और ये उन्हीं मूर्खों की राह पर ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिलेगी,
और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलने के जो सिद्धांत हैं, वे जब हम लोग सीआरपीसी में, पुरानी सीआरपीसी धारा 437, धारा 439 वो पढ़ते हैं, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में किन बातों को ध्यान में रखकर न्यायालय जमानत दे सकता है, ठीक है, इसका वर्णन वहां मिलता है। फर्क सिर्फ इतना कि बेलेबल ऑफेंस में आप अधिकार के नाते बेल की मांग करते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस में अधिकार के नाते बेल की मांग नहीं हो सकती। वहां आपको यह साबित करना होगा कि आप बेल पाने के योग्य हैं और आपकी यह योग्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कई सिद्धांत नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में बेल देने के लिए निर्धारित किए गए, उनके मुताबिक तय की जाएगी और उसके अनुसार बेल दी जाएगी। यद्यपि पुराने सीआरपीसी में धारा 439 में लिखा है कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय इसकी जमानत देने की ताकत पर किसी ढंग का कोई प्रतिबंध नहीं, कि जिस अपराध में चाहे जमानत दे दें। लेकिन इसके बाद भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस में बेल पाना आपका हक नहीं है, क्योंकि उनका मन है जिसमें चाहे दे दें, आपका हक थोड़ी है, ठीक है ना। तो मसला सिर्फ अधिकार का है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही उपधारणाओं के संबंध में खंडनीय और अखंडनीय। खंडनीय उपधारणा, इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि न्यायालय उन तथ्यों के संबंध में जिनके संबंध में खंडनीय उपधारणा उत्पन्न की गई है, उन तथ्यों के संबंध में यह विकल्प न्यायालय को रहेगा कि न्यायालय चाहे तो संबंधित तथ्यों को साबित मान ले और चाहे तो न माने और आपसे अन्य साक्ष्य की अपेक्षा करे। और जहां आपके हक पर कोई डकैती ये नहीं डाली गई है और जहां अखंडनीय उपधारणा है, वहां न्यायालय को यह विकल्प नहीं है। आपको दोनों जगह विकल्प दिया गया है कि आप संबंधित तथ्यों को ना साबित कर सकते हैं। खंडनीय उपधारणा न्यायालय साबित मान लिया, अपना साबित कर दो, ठीक है ना। ना साबित करने की का तरीका क्या होगा? आपको ना साबित की डेफिनेशन, साबित की डेफिनेशन जब उसकी व्याख्या की गई थी, आपको बताया गया था, आप अपना साक्ष्य दो जिससे ऐसा लगने लगे कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है या नहीं है। मामला सिविल है तो संभाव्य हो जाए कि विवादित तथ्यों का या तो अस्तित्व है और या ये असंभाव्य है कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, ये आपको बताया गया। तो खंडनीय और अखंडनीय उपधारणा, इसमें किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है और ये बात क्लियर हमने इसीलिए की है क्योंकि आप में से अधिकांश इसी प्रकार की बातें करते हैं और इसी कारण आपको कानून बड़ा आसान लगने लगता है। और फिर जब आप कचहरी पहुंचते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो जब आप अपनी इन मान्यताओं के आधार पर विधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वो धड़ाधड़ गलत होता है, तो फिर स्वाभाविक मानवीय स्वभाव के अनुसार अपनी गलती न मानते हुए दुनिया भर की गलती बताते हैं। आप अपनी गलती नहीं मानते कि हमारे कॉन्सेप्शन यही गलत है, मेरी अवधारणा कानून के संबंध में यही गलत है, ये नहीं मानते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो बात कही गई है पुराने अधिनियम की धारा 16 दृष्टांत खा में और नए अधिनियम की धारा 14 दृष्टांत खा में कि कोई पत्र
किसी को मिला या नहीं मिला, इससे पहले रजिस्टर्ड शब्द का प्रयोग नहीं है। और न धारा 114 जहां खंडनीय अवधारणा यह वर्णित की गई, वहां भी रजिस्टर्ड शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड शब्द इस पत्र से पहले पढ़ लिया जाए, यह कहना गलत है। एक सीधी बात, जब कभी यह सवाल उठेगा कि कोई विशिष्ट पत्र किसी को मिला या नहीं मिला, और देखिए पत्रों का मिलना न मिलना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में, यह तो संविदा विधि के आलोक में अभी अभी आपको बताया गया कि पत्रों का मिलना और न मिलना ये छोटी घटना नहीं है कानून की दुनिया में, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण अधिकारों को पैदा कर देगी, महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पैदा कर देगी, इसलिए बड़ी घटना है। और पक्षकार इसका प्रख्यान और प्रत्याख्यान दोनों करेंगे। कोई कहेगा मिला और कोई कहेगा नहीं मिला, तो बताना पड़ेगा, तरीका बताना पड़ेगा कि कैसे साबित करें। तरीका बताया, विवादित तथ्यों के साक्ष्य थे या सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य थे। अब दिक्कत यह कि विवादित तथ्य तो ये एक कहता मिला, एक कहता नहीं मिला, और इस मिलने न मिलने से ही अधिकार, दायित्व, योग्यता और निर्योग्यता इसकी उत्पत्ति, विस्तार आदि होना है, ठीक है ना। और ये मिलना न मिलना इसलिए विवादित तथ्य बन गया। और मिलना न मिलना ये तब मिलते न मिलते किसी ने देखा नहीं, न मिला तो खैर कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन मिलना भी किसी ने नहीं देखा। जबकि ये सही है कि हो सकता डाला गया हो लेकिन न मिला हो, और सिर्फ डाले जाने के आधार पर प्रतिग्रहिता तो अधिकारी है, सिर्फ डाले जाने के आधार पर। तो मिलना न मिलना महत्वपूर्ण घटना है, साबित करना होगा। तो तरीका बताया कि जब कभी प्रश्न यह हो कि कोई विशिष्ट पत्र किसी को मिला या नहीं मिला, तो यह तथ्य सुसंगत हो जाएगा, निश्चायक नहीं, सुसंगत हो जाएगा कि वह सम्यक पता लिखकर ठीक प्रकार से डाला गया, ठीक है, यह सुसंगत है और इसके माध्यम से मिलना साबित किया जा सकेगा, ठीक है ना। और अवधारणा भी इसी पक्ष में होगी कि मिला, क्योंकि पुनः प्रेषण केंद्र ने वापस नहीं किया और रजिस्टर्ड शब्द नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ रहा है। अब हम लोग स्वीकृति की डेफिनेशन इस पर बात करते हैं। ये यूं कहें कि अब जो एविडेंस एक्ट है वो एक नए चरण में प्रवेश करेगा, क्योंकि एडमिशन और कन्फेशन एक नए अध्याय की शुरुआत है। एडमिशन कन्फेशन है ये भी सुसंगत, ये निश्चायक नहीं है, निश्चायक हैं और निश्चायक नहीं भी हैं, दोनों ही बातें हैं। कानून में सबसे बड़ी खराबी यही है कि यहां दोनों बातें चलती हैं, यह कुछ भी 100% नहीं है भी नहीं भी है। स्वीकृतियां जो कि संस्वीकृतियां भी हैं, क्योंकि स्वीकृति की एक प्रजाति, आगे बात चलेगी, देखेंगे हम लोग।
आप एलएलबी के एग्जामों में ये लिख के भी खूब आए कि प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति है, किंतु प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं है। इसका मतलब संस्वीकृति तो स्वीकृति है, जैसे प्रत्येक हत्या सदोष मानववध है, किंतु प्रत्येक सदोष मानववध हत्या नहीं है। लेकिन कम से कम प्रत्येक हत्या तो सदोष मानववध है। ऐसे प्रत्येक संस्वीकृति जिसे अंग्रेजी में कन्फेशन कहेंगे, और स्वीकृति जिसे अंग्रेजी में एडमिशन ये कहेंगे। तो प्रत्येक कन्फेशन ये तो एडमिशन है। इसके मतलब एडमिशन में जो कुछ कहा गया, एडमिशन के बारे में जो कुछ कहा गया, वो सारे का सारा कन्फेशन के बारे में लागू होगा, क्योंकि प्रत्येक कन्फेशन एडमिशन है, लेकिन प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन नहीं है। तो ये ठीक है कि प्रत्येक एडमिशन के बारे में जो कहा गया वो कन्फेशन के बारे में लागू होगा, लेकिन प्रत्येक कन्फेशन के बारे में जो कुछ कहा गया वो एडमिशन को लागू नहीं होगा। एक मोटी मोटी जो रीजनिंग है वो इस वाक्य से ऐसे विकसित होती है। और सेक्शन 31 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसका सेक्शन 29 होगा, क्योंकि दो कम हो रहे हैं, क्योंकि धारा 2 और 4 हट गई। तो वो क्या कह रही है? वो कहती है स्वीकृतियां मामलों का निश्चायक साक्ष्य नहीं है, किंतु विबंध पैदा कर सकेंगी। विबंध ये पक्षकारों के कार्यों से संबंधित होता। विबंध क्या पैदा करता है? विबंध सिर्फ इतना पैदा करता है। विबंध शब्द कहां का है? सीपीसी का, स्टॉपल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और विबंध क्या करता है? विबंध यह करता है कि आपके कार्य, घोषणा या लोक के आधार पर यदि किसी पक्षकार ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है और अब आप अपना कार्य, घोषणा या लोक इसको बदलना चाहते हैं, और आपके इस प्रकार के बदलाव से उस दूसरे पक्षकार की स्थिति हानिकर हो रही है, तो आपको अपने व्यवहार में, यानी अपने कार्य, घोषणा या लोक में कोई परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। यानी एक लाइन में बोले हैं तो विबंध क्या करता है? पक्षकारों के कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि कार्य ये तो कार्य है ही, लेकिन घोषणा और लोक ये भी कार्य ही है। तो विबंध का संबंध किससे? पक्षकारों के कार्यों से। तो धारा 31 क्या कह रही है? कहती है कि स्वीकृतियां मामलों का निश्चायक साक्ष्य नहीं है, किंतु विबंध पैदा कर सकेंगी। इसका मतलब यह है कि विबंध वो भी पैदा करेंगी नहीं कहा, पैदा कर सकेंगी ये कहा। इन शब्दों का एक्चुअल प्रभाव ये क्या होगा जब धारा 31 पर पहुंचेंगे तब देखेंगे। कुल मिलाकर यहां जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि आम समाज में ये जो धारणा चलती है कि स्वीकृति हो गई, जैसे आप अक्सर बेवकूफ टाइप के लोगों से सुनेंगे, अब तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, अब तो सजा हो ही जानी चाहिए। ये बेवकूफ टाइप के जो लोग कहते हैं, जबकि स्थिति क्या है? स्वीकृतियां जो कि जिसके अंतर्गत संस्वीकृति भी है, वो मामलों का निश्चायक साक्ष्य नहीं है। वो विबंध भी पैदा कर सकती है, करेगी जरूरी नहीं है। ठीक है? तो स्थिति यह है
आम समाज ये जो मानता है कि स्वीकृतियां निश्चायक साक्ष्य हैं और स्वीकृति आने के बाद अन्य किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं रह जाती, वो तो धारा 31 से ही कट गई। धारा 31 ही उस बात को कंडम कर रही। लेकिन स्वीकृतियां निश्चायक साक्ष्य हो भी सकती हैं, ऐसा भी नहीं है कि यह बात पूरी तरह गलत है कि स्वीकृतियां निश्चायक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि निश्चायक साक्षी ही वो साक्ष्य है जिसके सामने आने के बाद न्यायालय उस विषय के संबंध में, जिस विषय के निश्चायक साक्ष्य के रूप में यह साक्ष्य आया है, उस विषय के संबंध में, उस विषय को नासाबित करने के प्रयोजन से कोई साक्ष्य देने की अनुज्ञा देता ही नहीं। जैसे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष यह आ गया कि धूप थी, तो फिर सूर्य होने के विषय के संबंध में न्यायालय, ठीक है, ये नासाबित करने के प्रयोजन से कि सूर्य नहीं था, आपको साक्ष्य देने की अनुज्ञा देगा ही नहीं। ठीक है ना, निश्चायक साक्ष्य का प्रभाव ही यह होता है। हम लोगों ने पढ़ा था निश्चायक साक्ष्य की डेफिनेशन को, एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक साक्ष्य तब कहा जाता है जबकि उस एक तथ्य का साक्ष्य आते ही उस दूसरे तथ्य को अपने आप साबित मान लिया जाता है और फिर उस दूसरे तथ्य को नासाबित करने के प्रयोजन से न्यायालय किसी साक्ष्य देने की अनुज्ञा यह नहीं देता। क्यों नहीं देता? ये जब डेफिनेशन क्लास पढ़ाया था तो आपको बताया था, इसलिए नहीं देता क्योंकि फिर वो समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे जब साबित कर दिया गया धूप थी, तो ये एक तथ्य सूर्य के अस्तित्व में होने का निश्चायक साक्ष्य है। ठीक है, धूप थी इट मीन सूर्य था। अब सूर्य के तथ्य को, सूर्य था इस तथ्य को आप नासाबित करने की कोशिश कर रहे हो तो समय बर्बाद कर रहा, ये तो नासाबित हो ही नहीं सकता। हाँ, आप ये नासाबित कर दो धूप नहीं थी तो सूर्य का अस्तित्व नहीं था, ऑटोमेटिकली नासाबित हो जाएगा। तो आपके सामने रास्ता तो है, लेकिन आपको मूर्खतापूर्ण रास्ता ये क्यों अपनाने दिया जाए? आप दूसरा तथ्य है इसे नासाबित करने की कोशिश ये क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि निश्चायक साक्ष्य उसी साक्ष्य को कहा जाता है जो साक्ष्य किसी तथ्य के संदर्भ में प्रस्तुत कर दिए जाने की दशा में उस तथ्य के अस्तित्व को न्यायालय इस स्तर पर साबित मानता है कि फिर उस तथ्य को नासाबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्थापित ही नहीं करने देता। निश्चायक साक्ष्य इसी श्रेणी का मानते हैं। ठीक है ना। और स्वीकृतियों के संबंध में क्लियर कट घोषणा कि स्वीकृतियां निश्चायक साक्ष्य नहीं है किंतु विबंध पैदा करेंगे। लेकिन ये घोषणा कहां है? धारा 31 में। पुराने अधिनियम की बात कर रहा हूं, पुराने अधिनियम के हिसाब से बोल रहा हूं, वर्तमान में धारा 29 में होगी। और पुराने अधिनियम की बात करें, नए अधिनियम में भी वो धारा होगी जरूर, 56 में हो या कहीं भी हो। पुराने अधिनियम में कहां थी? धारा 58। वो कहती थी स्वीकृत तथ्यों का साक्ष्य, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन स्वीकृत तथ्य माने कौन से जाएंगे? स्वीकृत तथ्य वे ही माने जाएंगे धारा 58 के प्रयोजनों से जो सुनवाई के समय, और सुनवाई कहां होगी? न्यायालय में। सुनवाई कहां होगी? न्यायालय में। इसका मतलब सुनवाई के समय मीनिंग दर न्यायालय में, जिन्हें पक्षकार लिखित या मौखिक रूप से स्वीकार कर लेंगे या अभिवचन की किसी विधि के मुताबिक, यानी प्लीडिंग के किसी ला के मुताबिक। प्लीडिंग का ला क्या है? सीपीसी हम लोगों ने पढ़ी थी, देखा था। आप बात छलपूर्ण, ठीक है, वो नहीं करेंगे। प्लीडिंग, अभिवचन क्लियर होनी चाहिए, क्या आपको स्वीकार है, क्या अस्वीकार है। और अगर आपने क्लियर कट नहीं कहा तो फिर
जिसको आपने अस्वीकार नहीं किया वो आपको स्वीकार है, ये भी माना जा सकता है प्लीडिंग के नियम के मुताबिक। तो धारा 58 कहती है कि सुनवाई के समय या प्लीडिंग के नियम के मुताबिक जो कुछ पक्षकारों को स्वीकृत मान लिया गया है उसे साबित करना जरूरी नहीं। जबकि स्वीकृतियां, जब हम लोग ये सारा धारा 17, 18, 19, 20 ये पढ़ेंगे तो ये स्वीकृतियां जो यहां वर्णित की गई हैं ये न्यायालय में हो जरूरी नहीं है। इसका मतलब स्वीकृतियों का एक वर्ग जो न्यायालय में किया जाए वह तो निश्चायक साक्ष्य हो भी सकता है। यद्यपि धारा 58 में भी यह लिखा है कि न्यायालय चाहे तो उसका और सबूत भी मांग सकता है, लेकिन अगर न मांगे तो वह निश्चायक साक्ष्य के प्रभाव के समान स्वीकार भी कर सकता है। लेकिन जो स्वीकृतियां यहां वर्णित की जा रही हैं, अर्थात जो सुनवाई के समय नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, अर्थात जो न्यायालय में नहीं हो रही हैं, उनके संबंध में नियम क्या है कि वे कैसी हैं, निश्चायक साक्ष्य नहीं है, केवल विबंध पैदा करेंगे। ये स्वीकृतियों का, ठीक है, साक्षिक मूल्य है। समय अधिक हो रहा है, ठीक है, इस बात को हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे और स्वीकृति के विषय को पूरी तरह, ठीक है, लेंगे और उसका, ठीक है, विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए